अस्सलामुअलैकुम। घर लेना ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला होता है। सालों की कमाई, सालों की उम्मीदें, सालों का सपना सब एक जगह आके इकट्ठा होता है। मैंने भी वही किया। जौहर टाउन लाहौर एक पुराना घर था। काफ़ी अच्छी जगह थी, प्राइस ठीक थी। डीलर ने कहा सर बिल्कुल सही घर है, फैमिली के लिए परफेक्ट है। मैंने लिया, कागज़ हुए, पैसे गए, चाबी हाथ में आई। आज वो घर खाली है, हम वहाँ नहीं रहते। सिर्फ 4 महीने रहे और 4 महीने में जो हुआ वो काफ़ी था। मेरा नाम आसिम है और मैं, मेरी बीवी राबिया और हमारे 2 बच्चे, जैन जो 12 साल का था और अलीना जो 8 साल की थी उस वक्त। हम चारों उस घर में अगस्त 2021 में गए थे। पहला अपना घर था, किराए से निकल के अपना। राबिया बहुत खुश थी, बच्चे खुश थे और मैं खुश था। पहले हफ्ते में खुशी रही, दूसरे हफ्ते से वो शुरू हुआ जो आज भी रात को याद आता है। घर 2 मंजिला था, नीचे ड्राइंग रूम, किचन, एक कमरा, ऊपर 2 कमरे और एक छोटा स्टोर। पुराना था, करीब 30 साल पुराना, डीलर ने बताया था। मोहल्ला अच्छा था, लोगों का आना जाना था, शहर की नॉर्मल जिंदगी थी। पहले हफ्ते में हमने घर को अपना बनाया, सामान रखा, पर्दे लगाए और अपना किचन सजाया। राबिया खुश थी, घर लगने लगा था। बच्चे अपने कमरे में सेटल हो रहे थे। मैं ऑफिस जाता, शाम को आता और खाना खाता और सो जाता। नॉर्मल ज़िंदगी चल रही थी। फिर एक रात, पहले हफ्ते के आखिरी दिन, वो पहली चीज़ हुई। रात के करीब 3 बजे मेरी आँख खुली अचानक। कोई वजह नहीं थी, कोई ख्वाब नहीं था, कोई आवाज़ नहीं थी। बस आँख खुली और मैं बिल्कुल जाग रहा था। छत को देखता रहा बस कुछ देर। पंखा चल रहा था, घर में खामोशी थी। फिर नीचे से आवाज़ आई, ड्राइंग रूम से, बिल्कुल सीधा नीचे से। कोई चल रहा था, कदमों की आवाज़ थी वो, धीमी मगर साफ। एक कदम और फिर रुका, जैसे कोई अंधेरे में रास्ता ढूंढ रहा हो। मगर मैंने राबिया को नहीं जगाया और नीचे गया, सीधा टॉर्च लेके, और ड्राइंग रूम में गया और टॉर्च घुमाई अपनी। कोई नहीं था वहाँ पर। दरवाज़ा बंद था, खिड़कियाँ बंद थी, सब कुछ वैसा ही था जैसे रात को छोड़ के गया था। दोबारा कमरे में आया और वापस लेट गया। सोचा पुराना घर है, आवाज़ें आती हैं, दीवारें बोलती हैं। मैंने यही सोचा, मगर वो कदम, वो रुक रुक के चलना, वो बिल्कुल इंसानी था। अगले हफ्ते कुछ नहीं हुआ। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, बिल्कुल नॉर्मल। मैंने वो रात भूलने की कोशिश की और भूल भी गया काफ़ी हद तक। घर अपना लगता था अब, बच्चे खुश थे, राबिया ने ड्राइंग रूम सजा लिया था अब। फिर एक शाम, ऑफिस से आया था, खाना खाया था और जैन अपने कमरे में था जब अलीना सो गई थी। राबिया ने मुझे साइड में ले जाके धीरे से कहा, आज सुबह जब तुम ऑफिस में थे, किचन में एक प्याला था जो मैंने शेल्फ पर रखा हुआ था, ज़मीन पर था जब मैं आई वापस। गिर गया होगा, मैंने उसे यही कहा, टूटा नहीं था। राबिया ने मुझे ये कहा और सीधा ज़मीन पर था जैसे रखा गया हो उसे। मैंने कुछ नहीं बोला इस पर। और राबिया ने कहा, अलीना अपने कमरे में किसी से बात कर रही होती है। मैंने सोचा जैन होगा अंदर। गया तो जैन नीचे था, टीवी देख रहा था, खुद से बात करती होगी शायद। मैंने यही कहा, बच्चे करते हैं अक्सर। राबिया ने मुझे देखा और आसिम, वो कह रही थी, हाँ ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी। राबिया रुकी, किसी को जवाब दे रही थी। रात को अलीना के पास गया, वो सो रही थी बिल्कुल चैन से, बिल्कुल नॉर्मल। मैंने उसका चेहरा देखा काफ़ी देर तक। और 8 साल की बच्ची, सफ़ेद रुखसार, सीधी नींद। अलीना, मैंने धीरे से कहा। उसकी आंखें खुली और उसने कहा, बाबा आज कमरे में कोई था। उसने एक सेकंड लिया और बोली, वो आंटी थी। सीने में कुछ एकदम से टाइट हो गया मेरे। कौन सी आंटी? जो यहाँ रहती हैं, अलीना ने कहा, बिल्कुल कैजुअली, जैसे कोई बड़ी बात ही ना हो। वो रोज़ आती हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, आवाज़ ही नहीं निकली। वो अच्छी हैं, अलीना ने कहा, और फिर आंखें बंद कर ली और सो गई, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल आराम से, जैसे उसने कोई नॉर्मल बात की हो। मैं वहाँ खड़ा रहा काफ़ी देर तक और कमरे की रोशनी बंद की, बाहर निकला और दरवाज़ा बंद किया। राबिया हाल में थी, मेरी तरफ देख रही थी और उसने पूछा नहीं क्या हुआ, शायद चेहरा देख के समझ गई थी मेरा। अगले दिन मैंने डीलर को कॉल की और सीधा पूछा, इस घर में पहले कौन रहता था? डीलर ने कहा, एक फैमिली थी और ट्रांसफ़र हो गई थी यहाँ से, वो इसलिए बेचा उन्होंने ये घर। पहले, उस फैमिली से पहले। थोड़ी देर खामोशी रही और एक खातून थी, अकेली रहती थी और बुढ़ापा था, कोई नहीं था उनके साथ। घर में अकेली थी काफ़ी सालों से। क्या हुआ था उनके साथ? डीलर ने कहा, गुजर गई घर में ही काफ़ी साल पहले। तब से खाली था घर और फैमिली ने रखना नहीं चाहा घर और बेच दिया।
घर में ही वो आंटी जो अलीना रोज़ देखती थी, जो यहाँ रहती थी, वो वहाँ थी अभी भी इस घर में, अपने घर में। डीलर का फ़ोन रखे मैं काफ़ी देर वहाँ बैठा रहा। घर में ही गुजरी थी अकेली काफ़ी साल से, और अलीना कहती थी वो रोज़ आती हैं रोज़। राबिया को बताया, उसने सुना, पूरा सुना, और जब मैं ख़त्म हुआ तो उसने सिर्फ इतना कहा, आसिम हम यहाँ नहीं रहना चाहते। मैंने कहा थोड़ा वक्त दो, देखो शायद कुछ नहीं होगा। और ये वो वक्त था जब मैं अभी भी खुद को समझा रहा था, जब अभी भी एक हिस्सा था जो कहता था एक्सप्लेनेशन होगा, वजह होगी। वो हिस्सा अगले कुछ दिनों में बिल्कुल चुप हो गया। 3 दिन बाद रात के करीब 12:15 बजे ऊपर स्टोर रूम का दरवाज़ा खुला। मैं जाग रहा था, नींद नहीं आ रही थी और राबिया सो रही थी। घर में खामोशी थी और उस खामोशी में वो दरवाजे की आवाज़ बिल्कुल साफ थी। वो खरखराहट जो पुरानी लकड़ी का दरवाज़ा करता है जब खुलता है, एक बार और साफ। मैं उठा, सीधा ऊपर गया। स्टोर रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था आधा, अंदर अंधेरा था। टॉर्च जलाई, अंदर देखा। पुराना सामान था, पहली फैमिली का छोड़ा हुआ। कुछ डब्बे थे, एक टूटी कुर्सी थी, एक पुराना ट्रंक था। कुछ नहीं था जो दरवाज़ा खोल सके वहाँ। कोई हवा नहीं थी, कोई वजह नहीं थी। दरवाज़ा बंद किया और नीचे आया, और जब सीढ़ियाँ उतर रहा था मैं नीचे ड्राइंग रूम में, एक चीज़ थी जो रोक गई मुझे। ड्राइंग रूम में एक पुरानी अलमारी थी जो पहले से घर में थी और हमने रखी नहीं थी। डीलर ने बताया था कि वो घर के साथ ही है। उस अलमारी का शीशे वाला दरवाज़ा था। रात के अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में उस शीशे में मेरा अक्स था, और मेरे पीछे, बिल्कुल पीछे, एक और अक्स था। एक औरत का, बूढ़ी, सफ़ेद कपड़े, मेरी पीठ के पीछे खड़ी हुई थी वो। मैं एकदम पीछे मुड़ा और अब वहाँ कोई नहीं था। सीधा शीशे में देखा और सिर्फ मेरा अक्स था उस वक्त। कोई नहीं था पीछे, मगर जो था, जो एक सेकंड के लिए था, वो बिल्कुल साफ था, बिल्कुल रियल था। मैंने देखा था और टॉर्च की रोशनी में, शीशे में, बिल्कुल सीधा। हाथ कांप रहे थे, टॉर्च भी हिलती रही काफ़ी देर तक। सुबह राबिया से कहा हम निकलेंगे यहाँ से। उसने मुझे देखा और कुछ नहीं पूछा। वो जानती थी कुछ हुआ है रात को। मेरा चेहरा बता रहा था, मगर निकलेंगे कैसे? घर लिया था, पैसे गए थे, अभी अभी आए थे इस घर में। कुछ दिन और सोचने का फैसला हुआ। गलत फैसला था, मगर किया। उस रात राबिया ने मुझे एक बात बताई जो उसने पहले नहीं बताई थी, सीधा इसलिए कि मुझे और परेशान नहीं करना चाहती थी वो। उसने कहा पिछले हफ्ते 3 दिन से रात को मेरे पाँव के पास कोई बैठ जाता है, बिस्तर पर वेट आता है, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल साफ, जैसे कोई बैठ गया हो मेरे पास। मैं जाग जाती हूँ, कोई नहीं होता, मगर वेट आता है रोज़, 3 दिन से रोज़। और उसने नहीं बताया मुझे। राबिया, मैं डरना नहीं चाहती थी, उसने कहा, लेकिन बच्चे हैं। अगले दिन जैन स्कूल से आया तो सीधा अपने कमरे में गया, जो उसकी आदत थी। मैं नीचे था। करीब आधे घंटे बाद जैन नीचे आया। चेहरा थोड़ा अलग था उसका। वो 12 साल का था, समझदार था, ड्रामा नहीं करता था। बाबा, उसने कहा, मेरे कमरे में कोई है। मैंने उसे देखा। शेल्फ पर जो मेरी क्रिकेट बॉल थी वो ज़मीन पर थी, मैंने रखी नहीं थी। उसने एक सेकंड के लिए, और अंदर जाते वक्त पीछे से किसी ने मेरे कंधे को छुआ, सीधा एक हाथ। मैंने मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। 4 लोग थे घर में, चारों को कुछ हुआ था, अलग अलग वक्त पर, अलग अलग जगह, मगर चारों को। वो रात मैंने सोचा कि सुबह निकलेंगे यहाँ से, अब बस बड़ी हो गई है, चाबी डीलर को दे देंगे और पैसे जाएंगे तो जाएं, मगर हम नहीं रहेंगे यहाँ पर। यह फैसला पक्का था मेरा। मगर उस रात, आखिरी रात, जो हुआ वो मुझे बताना था, इसलिए लिख रहा हूँ। रात के करीब 2 बजे मैं जाग रहा था। राबिया सो रही थी। नीचे से वो कदमों की आवाज़ आई, वही जो पहली रात आई थी मुझे। एक कदम रुका, एक कदम, और फिर रुकने की आवाज़ ड्राइंग रूम में। मगर इस बार वो रुकी नहीं, सीढ़ियाँ चढ़ने लगी थी वो इस बार, एक एक कदम ऊपर आती हुई। मैंने राबिया को जगाया हाथ से, सीधा वो जागी। मैंने उसे इशारा किया चुप रहने का, वो भी सुन रही थी बस। कदम आते रहे और सीढ़ियाँ ऊपर और ऊपर, और फिर हाल में हमारे कमरे की तरफ। दरवाजे के बराबर आके वो कदम रुक गए और काफ़ी देर खामोशी रही। दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा, और जबकि अंदर से लॉक था वो, मैंने खुद लॉक किया था उसे, मगर खुलने लगा धीमे धीमे, जैसे कोई बाहर से दबा रहा हो उसे। कोई हाथ था दरवाजे पर, कोई अंदर आना चाहता था शायद। राबिया ने मेरे हाथ इतने ज़ोर से पकड़े कि उंगलियां दर्द होने लगीं। दरवाज़ा करीब आधा खुल गया था, और उसी आधे खुले हुए दरवाजे में
उस अंधेरे में वो थी, वही बूढ़ी औरत, सफ़ेद कपड़े, चेहरे पर एक खालीपन, वही जो शीशे में देखा था मैंने, वही जो अलीना रोज़ कहती थी वो आंटी वही थी। दरवाजे में खड़ी हुई थी और सीधा हमारे कमरे में देख रही थी। मैंने एकदम कलमा पढ़ा, ज़ोर से, पूरी आवाज़ से। मैंने ऊंची ऊंची आयतुल कुर्सी भी पढ़ी, राबिया ने भी पढ़ी, और सीधा मेरे साथ एक ही वक्त पर, जैसे दोनों को पता था यही करना है। दरवाज़ा बंद हो गया और एकदम से जैसे किसी ने बाहर से हाथ हटा लिया हो। सुबह हम निकले, सामान नहीं उठाया, जो था पड़ा हुआ था, सिर्फ ज़रूरी चीज़ें ली। फिर हम घर से बाहर चले गए। डीलर को कॉल की, चाबी वापस दी और कुछ नहीं पूछा उसने मुझे। शायद चेहरा देख के समझ गया, जो शायद जानता था पहले से वो। 1 महीने बाद सुना डीलर ने घर फिर से मार्केट में डाल दिया है, किसी और को बेचा। नहीं पता वो लोग कैसे हैं, नहीं पता उन्हें क्या होगा उनके साथ। बताना चाहिए था नए डीलर को, लोगों को, मगर कैसे बताता, क्या कहता। अलीना ने घर छोड़ के काफ़ी दिनों तक एक चीज़ पूछी, वो आंटी कहाँ गई? मैंने कहा अपने घर गई हैं बेटा। उसने कहा वो तो वहीं थी। मैंने जवाब नहीं दिया उसका। आज भी जौहर टाउन उस गली से गुजरता हूँ कभी कभी, काम होता है, रास्ता वहीं से है, वो घर दिखता है, अभी भी वहीं है, अभी भी खड़ा हुआ है। कभी रोशनी होती है अंदर, मतलब कोई रहता है वहाँ पर, कभी बंद होती है, कभी अंधेरा। जब बंद होता है मैं सोचता हूँ शायद वो छोड़कर चले गए हैं घर, और जब रोशनी होती है मैं सोचता हूँ कि अब कोई नया रहने वाला आ गया है यहाँ। एक के बारे में नहीं सोचता कि एक ही फैमिली रह रही है। खैर, ये तो मेरा ख्याल है। ये थी मेरी एक स्टोरी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। ऑटम के दिनों में एक जवान लड़की ने मेरे फ्लैट के साथ वाले फ्लैट में रिहाइश अख्तियार की। जब मैंने उसका इस बिल्डिंग में खैर मकदम किया तो वो ठीक लग रही थी। मुझे लगता है जो लोग मुझे जानते हैं वो मुझे थोड़ा अजीब समझते हैं, और मुझे इस बात से कोई मसला नहीं है। दरअसल मुझे लगता है कि मुझे लोग इसलिए अजीब कहते हैं क्योंकि मेरे पास एक सलाहियत है। ऐसा लगता है कि रूहों ने मुझे चुना हुआ है कि वो मुझे नज़र आएं। साफ कहना हूँ तो मुझे भूतों की मौजूदगी का एहसास हो जाता है। शायद कुछ लोग इस बात को सुनकर हंस रहे हों या सोच रहे हों कि अब और ना सुना जाए, लेकिन जो लोग मुझे भी अभी भी सुन रहे हैं उनसे गुजारिश है कि मुझे ज़रा तफसील से बताना आपको क्या लगता है। ये सलाहियतें मुझे बचपन से हैं। जब भी कोई ऐसी मौजूदगी मेरे पास होती है मुझे उसका एहसास होने लगता है। जब से मेरी नए हमसाई ने फ्लैट में रिहाइश इख्तियार की है मुझे महसूस हुआ कि माहौल में कुछ तब्दीली आई है। हर रात मुझे नींद में कुछ ना कुछ महसूस होता है, या जिसे लोग स्लीप पैरालिसिस कहते हैं, ऐसा कुछ। मैं बिस्तर पर लाचार लेटा रहता हूँ, हिल भी नहीं सकता, और ये सोचता रहता हूँ कि शायद मेरी नई हमसाई कोई चीज़ साथ लाई हो। कुछ महीने गुजरते गए और मैंने इस हालत के साथ रहना सीख लिया। ये बात अजीब लगती है कहना, लेकिन ये सच है। हर रात ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर एक दिन आया, एक ऐसा दिन जो मैं कभी भूल नहीं पाता। वो एक इतवार की सुबह थी। मौसम बहार का था, सब कुछ रोशन और खुशगवार था। मैंने उस दिन अपने दोस्त से मिलने का प्लान बनाया हुआ था, लेकिन सुबह उठते ही मुझे थकान महसूस होने लगी। काफ़ी दिनों से काम का बोझ ज़्यादा था और इस स्लीप पैरालिसिस ने मुझे कमज़ोर कर दिया था। मैंने उसे पैगाम भेजा कि अगर वो मेरे पास आ जाए तो बेहतर होगा। मुझ में बाहर जाने की हिम्मत नहीं है। मैंने उसे कहा कि अगर वो ट्रेन से मेरे इलाके तक आ जाए तो मैं उसे उठा लूँगा वहाँ पर। पैगाम भेजने के बाद मैंने थोड़ी देर और सोने का फ़ैसला किया। मुझे पूरा यकीन था कि अगर वो कॉल करेगी तो मेरा फ़ोन मुझे जगा देगा। मेरे घर का दरवाज़ा खुला था और किसी ने धीरे से अंदर कदम रखा। मैंने सोचा, वाह, मेरी दोस्त कितनी शरीफ है, मुझे जगाए बगैर आई है। मुझे लगा कि वो सीधा बेडरूम में आ रही होगी। फिर मुझे उसकी मौजूदगी बेडरूम के दरवाजे पर महसूस हुई। फिर वो मेरे बिस्तर के करीब आई। अचानक मेरे जहन में आया, ये तो मुमकिन ही नहीं है। मैं हमेशा दरवाजे पर जंजीर लगाता हूँ और डबल ताला लगाता हूँ,
ये आदत मुझे बचपन से है। जब एक मर्तबा मेरे घर में चोरी हुई थी तब से रात को हमेशा सब कुछ बंद करता हूँ। तो ये मुमकिन ही नहीं था कि मेरी दोस्त खामोशी से अंदर आ जाए। उसके पास तो चाबी भी नहीं थी। जब ये बात मुझे समझ आई तब तक देर हो चुकी थी। मुझे महसूस हुआ कि कोई बिल्कुल मेरे बिस्तर के साथ खड़ा है और फिर मेरे जिस्म में एक गूज़बम्प से आए। स्लीप पैरालिसिस फिर से वापस आ गया, लेकिन इस मर्तबा बहुत शदीद किस्म का। जैसे ही मेरे जहन ने इस बात को समझा कि ये मुमकिन नहीं, मेरा जिस्म लॉक हो गया। मैं कुछ भी कर नहीं सकता था। जो भी मेरे करीब था वह मुझे बिस्तर से बांध रहा था। मैं इतना डर गया था कि अपनी आंखें खोलने की भी हिम्मत नहीं हुई। शायद कोई खोल सकता, लेकिन मैं नहीं चाहता था। डर अपनी इंतहा पर था। फिर कभी इतना डर नहीं महसूस हुआ मुझे। स्लीप पैरालिसिस पहले से काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक था। मुझे महसूस हुआ कि जो मौजूदगी थी वो मेरी रूह से ज़्यादा ताकतवर थी। पहली मर्तबा मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं बिल्कुल बेबस हूँ। जब मैं आलमोस्ट टूट चुका था तभी कुछ हुआ, कुछ ऐसा जो मेरे दिल की धड़कन को तेज़ कर गया। मेरा बिस्तर के बिल्कुल पास से 3 ज़ोरदार धक्के सुनाई दिए, जैसे किसी ने बिस्तर के पास वाले टेबल पर ज़ोर से हाथ मारा हो। वो आवाज़ इतनी तेज़ थी कि कमरे की दीवारों से टकराई। जब वो आवाज़ सुनाई दी उसी वक्त स्लीप पैरालिसिस ख़त्म हुआ और मैं उठ गया फ़ौरन। कमरे में खामोशी थी, लेकिन एक गहरी उलझन और तन्हाई महसूस हो रही थी। अजीब बात यह थी कि मुझे तन्हाई का एहसास हुआ, ऐसी तन्हाई जो समझना मुश्किल था। मैं उठकर दिन भर अपने मामूल के कामों में मसरूफ़ हो गया, और ये एक ऐसी बात है जिसका मुझे बाद में अफसोस हुआ। कुछ दिन बाद मुझे एक और हमसाये से पता चला कि वो जवान लड़की जिसने हमारे फ्लैट में रिहाइश अख्तियार की है, उस इतवार की रात को हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके वालिदैन उस दिन उसका इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन जब उसका कुछ पता नहीं चला तो वो चेक करने आए और देखा कि वो बेहोश हुई पड़ी थी। उसका दिल जैसे बंद हो रहा हो। उसे फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वो बच नहीं सकी। उसकी इतवार की सुबह जो कुछ मेरे साथ हुआ उसको देखते हुए मुझे लगता है कि जो रूह उस लड़की के साथ इस बिल्डिंग में आई थी वो कोई मुहाफिज सी रूह नहीं थी। शायद वो रूह मदद लेने मेरे कमरे में आई थी, इसलिए उसने मुझे वो ज़ोरदार आवाज़ें सुनाई, और इसलिए मुझे इतनी अजीब फीलिंग हुई जब मैं उठा। मुझे नहीं पता कि उस रूह ने मुझसे क्या चाहा। मैं सब कुछ जोड़ नहीं सका। अब जब कि वो लड़की इस दुनिया में नहीं रही, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे बहुत अफसोस है, और मैं रोज़ाना उस लड़की के लिए दुआ करता हूँ। उम्मीद है कि वो सुकून में होगी। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। सुबह के करीबन 3 बज रहे थे और बाहर बहुत ज़्यादा धुंध थी, इतनी गहरी कि एक गली दूर का नज़ारा भी मुश्किल था। इस वजह से मैंने फ़ैसला किया कि अपने घर के पास जो छोटी सी जंगल जैसी सरकारी जगह है वहाँ से गुज़रकर थोड़ी सैर करूँ और कुछ तस्वीर भी लूँ। मैं जंगल के एक रास्ते पर चला जो आगे जाकर एक चौराहे तक जाता था। यही वो जगह है जहाँ करीबन 15 साल पहले एक टैक्सी ड्राइवर की अफसोसनाक मौत हुई थी। आमतौर पर ये जंगल महफूज नहीं समझा जाता है, लेकिन कभी कभी ये अजीबोगरीब वाक़यात हो जाते हैं। रास्ते के बाएं तरफ एक छोटी सी पहाड़ी थी जो सिर्फ हल्की सी नीलपन धुंध में नज़र आ रही थी। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मुझे घूर रहा है वहाँ से। जब मैंने अपना सर बाएं तरफ घुमाया तो देखा कि करीबन 70 मीटर दूर एक धुंध से भरी हुई शक्ल वहाँ मौजूद थी। उसका जिस्म आदमी जैसा था, मगर नक्शो निगार वाजिया नहीं थे, लेकिन मैं देख सकता था कि वो बैठा हुआ है। फिर धीरे धीरे खुद को अपने हाथों की मदद से खड़ा किया उसने, जैसे उठ रहा हो, और फिर मेरी तरफ पीठ करके चलने लगा। उसने सिर्फ एक कदम उठाया और फिर अचानक गायब हो गया। मैं आगे बढ़ता गया और उस चौराहे तक पहुंचा जहां वो निशान लगा हुआ था।
मैंने देखा कि वो निशान गिर चुका था, जैसे किसी ने ज़ोर से धक्का दिया हो उसे। मुझे लगा कि मुझे उसे वापस खड़ा करना चाहिए, लेकिन वो काफ़ी भारी था और उस वक्त मुझे कुछ सुस्ती महसूस हो रही थी। मुझे लगा कि शायद वो टैक्सी ड्राइवर का भूत मुझे उसके निशान तक ले गया होगा और मुझसे मदद चाहता है कि मैं उसका निशान फिर से खड़ा करूं। ये था मेरा एक छोटा सा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।